गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है, इसमें मोहम्मद गजनवी के बारे में देखा था। आज महमूद गजनवी से आगे चलते हुए आज हम देख लेते हैं मोहम्मद गोरी। तो ये भी एक तुर्क था, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था तुर्कों का जो आक्रमण था इंडिया में। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो मोहम्मद गोरी भी एक तुर्क था। और ठीक है, तो मोहम्मद गोरी इसका अगर हम टाइम पीरियड हम देखेंगे तो ये 1175 से लेकर 1206 तक देखेंगे, ठीक है, ईस्वी तक। इसमें क्या था कि जो इसका पहला आक्रमण था वो 1175 में रहा था इंडिया में। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों करने का जो उनका सिलसिला था वो अलग अलग रहा उनका, और उद्देश्य भी अलग अलग था। अगर हम महमूद गजनवी की बात देखते हैं तो महमूद गजनवी का जो मेन उद्देश्य था वो था कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना, और दूसरा जो रहा वो रहा कि जो अपनी जो धर्म है इस्लाम धर्म उसको फैलाना चाहता था। इसलिए उसने मंदिरों को ही अपना टारगेट बनाया और वहाँ पर आक्रमण किया और मूर्ति पूजा का खंडन किया, ठीक है। तो इसके लिए इसने जो महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा भी दिया था, जिसको हम धर्म युद्ध के नाम से कह सकते हैं, जो उनका वो होता, ठीक है, और मूर्ति पूजा को नष्ट किया था। लेकिन मोहम्मद गोरी जो है इसका जो उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना नहीं था। इसका जो था इसका मेन उद्देश्य था यहाँ से जितना भी जो भी धन संपदा हो वो लूट के लेना, और दूसरा था सबसे मेन साम्राज्यवाद, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं था कि लूट के जाना, यहाँ पे साम्राज्यवाद का विस्तार करना था, यानी अपने जो भी इसका एरिया था उसको ज़्यादा बढ़ाना था। मेन उद्देश्य इसका यही था, ठीक है। तो इसका जो अगर हम यहाँ देखते हैं 1175 जो हमने बात की, तो इसी टाइम इसका पहला आक्रमण हुआ था जो कि मुल्तान में हुआ था, ठीक है। उसका पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान में हुआ। मुल्तान में एक जाति है जिसको हम कहते हैं करमाथी, ठीक है। करमाथी जाति है, इस जाति के मुसलमानों, ठीक है, करमाथी जाति है, तो इस जाति के मुसलमानों में तो करमाथी जाति के मुसलमान, ठीक है। तो अभी जो था, अब अगर जैसे कि देखो इसका धर्म के लिए होता तो मुसलमानों पे क्यों आक्रमण करता, ठीक है। तो इसका जो मेन कारण था वो था यहाँ पे साम्राज्यवाद के लिए, ठीक है। अब जो है ये जो मोहम्मद गोरी था, ये भी जो महमूद गजनवी जो था यानी कि गजनी प्रांत का ही था ये भी, ठीक है, गजनी प्रांत का ही था। और उस टाइम जो गजनी के अंदर, जैसे कि हमने लास्ट उस पर देखा था कि यहाँ पर एक वंश राज करता था जिसको गजनी डायनेस्टी या यामिनी वंश कहा करते थे, ठीक है। तो ये तो गजनी वंश या यामिनी वंश के नाम से जाना जाता था। तो उसी जगह जो है ये जगह थी गजनी। तो गजनी जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर है, वहीं से ही जो है मोहम्मद गोरी भी आया था। और मोहम्मद गोरी ने सुना था कि इससे पहले महमूद गजनवी आया और किस तरीके से उसने जो है यहाँ पे लूटा। और एक जो प्रसिद्ध जो आक्रमण था महमूद गजनवी का, जो कि सोमनाथ के मंदिर थे जो कि गुजरात पे हुआ था, तो वो भी बड़ा प्रसिद्ध था कि वहाँ से इतने ज़्यादा धन संपत्ति लूट के लाया था। तो वही मोहम्मद गोरी ने भी वही सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी तरीके से करूं, और इसने भी वहीं यानी कि गुजरात में, ठीक है, गुजरात पे आक्रमण किया 1178 में, ठीक है। तो 1178 में जब आक्रमण किया तो गुजरात का जो शासक था वो था भीम द्वितीय या सेकंड, या फिर इसको एक नाम और से जाना जाता है जो कि है मूलराज द्वितीय, ठीक है। तो ये दोनों नामों से जाना जाता है। ये भी वही डायनेस्टी है, चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। तो चालुक्य वंश के बारे में जैसे हमने देखा था भीम प्रथम था, तो उसी तरीके से ये भी वही चालुक्य वंश,
तो चालुक्य वंश के थे ये। भीम सेकंड के नाम से भी जाना जाता है और मूलराज सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि इसने सोचा मोहम्मद गोरी ने कि इसको आसानी से हरा देगा, लेकिन जो मूलराज द्वितीय था उसकी सेना उससे ज़्यादा थी, मोहम्मद गोरी से ज़्यादा थी, और इसकी वजह से मोहम्मद गोरी जब हारने लगा तो वो वहाँ से भाग लिया। और जब वो भागने लगा तो मूलराज द्वितीय ने उसका पीछा किया और पीछा करते करते उसको राजस्थान के माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू जो जगह है जो कि दिलवाड़ा की जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर यानी माउंट आबू में उसको पराजित किया। ठीक है, किसको? मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी को मूलराज द्वितीय ने पराजित किया और पराजित करने के बाद उसको अपना बंदी बना लिया, कैद में कर लिया। कहा जाता है कि जो मूलराज द्वितीय था उसकी माँ ने एक बार मोहम्मद गोरी को देखा और उसको मोहम्मद गोरी पर दया आ गई। तो दया आ गई तो उसने उसको छोड़ने का आग्रह किया मूलराज द्वितीय से। तो मूलराज द्वितीय ने क्या किया, अपनी माँ की बात तो टाल नहीं सका और उसने उसको छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद जब वो रिहा हुआ तो अब जो है उसने कान पकड़ लिए कि भाई दोबारा से गुजरात पर आक्रमण नहीं करेगा, यहाँ पर वो जीत नहीं सकता। बड़ी बुरी तरीके से उसको हार यहाँ से मिली थी, इसलिए वहाँ नहीं आया और वहाँ से अपना रुख चेंज कर कर नॉर्थ की तरफ आ गया। और नॉर्थ की तरफ जो है 1179 में, ठीक है, 1179 के अंदर इसने यहाँ पर आक्रमण किया। वो प्रांत थे सिंध एंड कश्मीर, ठीक है, सिंध और कश्मीर पर इसने यहाँ पर आक्रमण किया, यानी कि नॉर्थ इंडिया की तरफ आ गया। ठीक है, और इसके बाद जो है देखा जाए तो उस टाइम जब नॉर्थ इंडिया पे ये पढ़ने लगा तो नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा ही प्रसिद्ध वंश था जो कि चौहान डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चौहान डायनेस्टी था। तो ये जो था चौहान डायनेस्टी या वंश, ये जो चौहान थे यहाँ पर दिल्ली, अजमेर और सांभर, ठीक है, ये 3 प्रांत थे जहाँ पे कि इसका चौहान वंश का शासन था, दिल्ली अजमेर से लेकर सांभर तक। तो यहाँ तक इनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था और यहाँ पे जो कैपिटल थी वो थी अजमेर। ठीक है, अजमेर जो थी वो इनकी कैपिटल थी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो चौहान डायनेस्टी का जो राजा था, जो रूलर था, उसका नाम आपने सुना होगा, वो है पृथ्वी राज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान है जिसको कि हम पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं या फिर राय पिथोरा भी कहते हैं। ठीक है, राय पिथोरा इस नाम से जाना जाता है। और इसका एक प्रसिद्ध लेखक भी था, राइटर भी था इसके दरबार में, उसका नाम भी आपने सुना ही होगा, जो था चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई था जिसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जो इसने लिखी थी, वो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ही लिखी थी, जिसका नाम था पृथ्वी राज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो था इस बुक का नाम। तो ये इसने लिखी थी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो यहाँ पर अच्छा देखो, अभी जो है हमने एक चीज़ देखी कि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई इसका जो है पहला युद्ध जो किया था मोहम्मद गोरी ने कहाँ किया था, है ना, तो कहाँ किया था। तो हमारा जो है ना मेन रहता है कि यार कई बार हम कह देते हैं कि यार ये जो था
तो हम यहाँ पे है ना, तराइन का युद्ध हमें बड़ा याद रहता है कि यार 1191 में तराइन का युद्ध किया था, फर्स्ट बैटल तराइन का था, तो हम उसी को कह लेते हैं, लेकिन वो नहीं था बेटा। ध्यान रखना 1175 के अंदर जो है करमाथी जाति के जो मुसलमान थे वो पहला आक्रमण था मोहम्मद गोरी का। ठीक है, तो कई बार ये होता है, इसी वजह से मैंने आपको बताया कि मुल्तान के जो करमाथी जाति थी उन पर फर्स्ट आक्रमण था। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता। चलिए इससे आगे चलते। तो भाई अब जो है पृथ्वीराज चौहान जो था, इसकी डायनेस्टी बहुत बड़ी थी और चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर कई बार आक्रमण किए और कई बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है, ये कि कोई और इतिहासकार इस चीज़ को नहीं कहता है कि ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो इससे पृथ्वीराज रासो में कहता है चंद्रबरदाई कि कई बार मोहम्मद गोरी का यहाँ पे आक्रमण हुआ और उसको कई बार मोहम्मद गोरी को इसने हराया। तो ये चीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है, पृथ्वीराज रासो में मिलती है। अच्छा, अब जो था कि वो तो चलो अलग अलग बात थी, लेकिन जो बैटल है जो कि इतिहासकार मानते हैं तो वो रहे हैं हमारे कि भाई 1191 में। ठीक है, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जो कि ये तराइन जो जगह है ये आज की डेट में करनाल में है। करनाल में एक गांव है जिसका नाम है तरावड़ी। तो ये तरावड़ी बेटा तराइन ही है। ठीक है, आज की डेट में इसका नाम तरावड़ी हो गया, लेकिन पहले ये तराइन था। तो तराइन जो है वहाँ पर जो है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गोरी हारा था, पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया था। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि एक वंश था कन्नौज में, कन्नौज प्रांत में एक वंश था, वो था गढ़वाल वंश। ठीक है, गढ़वाल वंश का एक राजा था, राजा जयचंद। तो देखो यहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी 1191 में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया, लेकिन एक दूसरी गोरी से वो हार गया। किस गोरी से हारा? वो थी राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। तो राजा जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान इससे प्यार करने लगे थे, और जिसकी वजह से जो है जयचंद को पता चला, तो जयचंद जो है संयोगिता का स्वयंवर रच देता है और वो इससे नफरत करता है पृथ्वीराज चौहान से। और क्या करता है, जब उसका स्वयंवर रचता है तो सभी को बुलाता है, सभी राजाओं को बुलाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता है। और पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान बड़ा नाराज़ होता है और अपना अपमान उसको समझता है। तो वो क्या करता है, उस स्वयंवर में से संयोगिता को भगा के ले जाता है। उस स्वयंवर में से संयोगिता को भगा के ले जाता है। अब किसी बाप की पुत्री को जो है उसकी शादी जब हो रही थी, तो वहाँ से अगर कोई उठा के ले जाए, भगा के ले जाए, तो उसका जो बाप है उसको बड़ा ही गुस्सा आता है। और वही सेम चीज़ यहाँ पर हुई, लेकिन जयचंद ने तो बहुत ज़्यादा वो किया। तो इस चीज़ में क्या हुआ, उसने इस हार का बदला लेने की सोची कि मैं इस हार का बदला ज़रूर लूँगा। और किस तरीके से उसने लेने की सोची कि उसने जो मोहम्मद गोरी को दोबारा निमंत्रण दिया, मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने का। और यहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी जो है 1192 ईस्वी में आता है और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। और यहाँ पर उसका साथ कौन देता है,
जयचंद देता है और जयचंद ने उसका साथ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन था, इसमें मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि भी सेकंड जो बैटल था तराइन का, उसमें जो है मोहम्मद गौरी ने इसको मार दिया था पृथ्वीराज चौहान को। जिसे कहा जाता है कि ऐसे जो है चंद्रबरदाई जो है अपनी जो बुक है पृथ्वीराज रासो, उसमें कहता है कि मोहम्मद गौरी ने कई बार पहले आक्रमण किया तो हर बार वो माफ़ी मांग लेता था, जिसकी वजह से जो एक ये दयावान था पृथ्वीराज चौहान, तो इसी वजह से वो उसको छोड़ दिया करता था, उसको माफ़ कर देता था। लेकिन जो है 1192 में कहा जाता है कि उसी सेकंड जो है बैटल में उसकी मृत्यु हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन अगर हम देखें पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखी, उसके मुताबिक तो इस टाइम उसने जो है पृथ्वीराज चौहान को नहीं मारा, यानी कि उसको नहीं मारा। और यहाँ कहा जाता है, चंद्रबरदाई कहता है कि इस सेकंड जो बैटल ऑफ तराइन था, इसमें जो है जो जब हार गया पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान को और चंद्रबरदाई को मोहम्मद गौरी अपने साथ गजनी ले गया, और वहाँ पर जो है इनको बंदी बना लिया। तो इस तरीके का बताया जाता है। और एक बार जब ये जो है मोहम्मद गौरी के जब बैठा हुआ था, तो उसके आगे जब इसको पेश किया जाता है पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान उसको घूरता है, जिससे कि मोहम्मद गौरी कहता है कि भी आंखें नीचे करो, और वो आंखें नीचे नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इसकी आंखें जो है काढ़ लो, और वहाँ पर जो है उसमें आँखों में जो है उसके गर्म सरिया डालकर और उसकी आंखें निकाल ली जाती है। तो इस तरीके का जो है सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज रासो में सुनने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर खेलों का आयोजन होने वाला था, जो ठीक है राष्ट्रीय खेल थे। तो वहाँ पर जब गजनी के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, तो वहाँ पर चंद्रबरदाई मोहम्मद गौरी को कहता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो एक ऐसी कला जानता है जिसमें कि वो बिना देखे आवाज़ की तरफ निशाना लगाकर और उस जगह उस जो है निशाना लगाकर उस टारगेट को भेद देता है। तो इस तरीके का जो उसने बताया। और जब ये बात जो है मोहम्मद गौरी को पता चली, तो मोहम्मद गौरी भी ये कौशल देखना चाहता था। तो जो था जब उस चीज़ का कौशल देखना चाहता था, तो उसको बोला कि भाई ठीक है, इसको इससे देखूँगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मैं जो चंद्रबरदाई था, तो चंद्रबरदाई क्या करता है कि चुपके से जाकर और जो है पृथ्वीराज चौहान को ये सारी बात बता देता है, और उसको साथ में एक आइडिया देता है कि कितनी ऊंचाई पर जो है मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है और किस तरीके से कहाँ पर निशाना उसको लगाना है। तो उस तरीके का कहता है। और ये भी कहता है कि चूकना नहीं पृथ्वीराज चौहान। तो ये चीज़ थी। तो जो है उसी बात को लेकर, उसी आइडिया को लेकर कि कितनी ऊंचाई पर और किस जगह पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है, और जब वो राष्ट्रीय खेल जब चल रहे थे, तो वहाँ पर वो निशाना लगाता है और मोहम्मद गौरी को उसी जगह पर मार देता है। तो ये चीज़ जो है पृथ्वीराज रासो में दी हुई है। और जब उसको मार देता है, तो उसके बाद चंद्रबरदाई देखता है, तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को मार देता है और एक बार, और फिर उसी खंजर से खुद भी मर जाता है। तो ये चीज़ जो है पृथ्वीराज रासो में दी गई है, लेकिन जो है ये बाकी इतिहासकार इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं कि 1192 में जो सेकंड बैटल जो हुआ था तराइन का, तो उसी में ही जो है पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था। तो ये चीज़ उसमें दी हुई है। चलिए बाकी देखते हैं। तो अभी जो है अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया, तो उसके बाद जो एक यहाँ पर
एक शासन आया जो कि मुस्लिम शासन था। तो ठीक है, मुस्लिम शासन की नींव यहीं से रखी गई थी 1192 से। तो 1192 से मुस्लिम शासन की नींव यहाँ पर रखी थी। और इसी में जो गजनी जो उसकी राजधानी थी मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी ने 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया 1193 के अंदर। तो ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, जब ये जो है 1192 में जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था, तो उस समय उसके साथ जो है यानी कि मोहम्मद गोरी के साथ कई उसके जो गुलाम आए थे, कई सैनिक आए थे। तो उसी सेना में जो 1192 में जो इंडिया में आए थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो ये भी इंडिया में आए थे और इन्होंने अजमेर में अपनी कुटिया बनाई। और यही जो थे जो चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय यहीं से चलाया गया। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चलाया गया, जो कि चिश्ती संप्रदाय कहा जाता है, जिसमें सूफ़ी मत आता है। तो सूफ़ी मत जो था, अगर हम बात करें सूफ़ी मत की, तो सूफ़ी मत जो था वो यही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चलाया गया। तो यहाँ पर जो है एक जो सूफ़ी मत जो है वो यहाँ से प्रसिद्ध हुआ। और आज की डेट में भी हमें पता है अजमेर शरीफ में जाते हैं, दरगाह अजमेर शरीफ जो है कही जाती है, तो वो दरगाह जो अजमेर शरीफ जो है वो किनकी दरगाह है? वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ ही इंडिया आया था। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं हम। तो अब जो है इसके बाद 1194 में देखो मोहम्मद गोरी का जो है, हालांकि चंद्रबरदाई ने उसको जो है कहा था, और चंद्रबरदाई क्या कहते हैं, जयचंद ने जो है मोहम्मद गोरी को की हेल्प की थी 1192 का जो बैटल के लिए, जो तराइन का बैटल हुआ था, और उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था। उसके बाद जो है 1194 में, अब भाई जयचंद जो था, जयचंद उसका रिलेटिव नहीं था। तो जयचंद जो है उसका रिलेटिव नहीं था, लेकिन 1192 में जयचंद ने जरूर उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो तो साम्राज्यवाद की नीति को अपना कर चल रहा था। भी यहाँ पे ऐसा कोई भी उसका रिलेटिव नहीं था, कुछ नहीं था जिसको वो कुछ ना कहे। तो 1192 में जिसने हेल्प की जयचंद ने, उसी के साथ ही 1194 में मोहम्मद गोरी एक युद्ध लड़ता है। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में युद्ध लड़ा गया, जिसको कहा जाता है चंदावर। ठीक है, चंदावर का युद्ध, या इसको कह सकते हैं बैटल ऑफ चंदावर। तो चंदावर का जो युद्ध था वो मोहम्मद गोरी और जयचंद को के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है जयचंद की हत्या कर देता है। तो जयचंद की हत्या कर देता है, यहाँ पे उसको मार देता है। तो अब जो है इसके बाद, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं हम। जो मोहम्मद गोरी था, तो मोहम्मद गोरी के कई गुलाम थे। ठीक है, एक तो अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसका जो है गुलाम तो था ही था, साथ में उसका दामाद भी था। दूसरा था यल्दोज।
ठीक है। तीसरा था कुब्जा, ठीक है। और अगला था बख्तियार खिलजी। अच्छा, बख्तियार खिलजी जो है ये वही है जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ठीक है। तो 1204 ईस्वी में जिसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था वो बख्तियार खिलजी था, है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो आज की डेट में अगर कहा जाए तो वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की प्रेजेंट में, ठीक है। पहले अगर देखा जाए तो जब विभाजन से पहले जो इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तो उस टाइम अगर देखते हैं तो वहाँ पर जो है हमारी जो यूनिवर्सिटी थी, जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो आज के डेट में पाकिस्तान के अंदर चली गई है वो, ठीक है। उसका नाम अभी क्या नाम था, चलिए याद आएगा तो बताता हूँ। चाणक्य ने वहाँ पे पढ़ाया था तो वो थी यूनिवर्सिटी, अभी नाम याद नहीं आ रहा। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं। तो बख्तियार खिलजी के बारे में हमने देखा। तो अब जो है अच्छा, यहाँ पर जो है देखो, सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया में सबसे पहली मस्जिद जो है 1194 में 1194 सबसे पहली मस्जिद बनाई गई, ठीक है। उस मस्जिद का नाम था कुवत उल इस्लाम। ये जो है इंडिया में सबसे पहले मस्जिद थी जो कि बनाई गई थी दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में महरौली के अंदर ये जगह है जहाँ कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही, ठीक है। कुतुब मीनार के पास ही महरौली में ये मस्जिद है जिसका नाम है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। तो सबसे पहले 1194 में ये पहली मस्जिद यहाँ पे बनाई गई और उसके बाद जो है, ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, ये भी कुवत उल इस्लाम। और इसके बाद एक और मस्जिद उसने बनाई जो थी 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये झोपड़ा मत वैसे समझ लेना, मस्जिद है बेटा ये, ठीक है। तो ये मस्जिद थी, ये भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनवाई। तो ये दो मस्जिदें थी। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये जो थी अजमेर के अंदर थी, ये ऊपर वाले दिल्ली के अंदर और ये अजमेर के अंदर। तो ये मस्जिदें बनवाई थी, ठीक है। तो ये हुआ। अब उसके बाद जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कुतुब मीनार जो बनाई जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उसका स्टार्ट किया था बनवाना। तो जो कुतुब मीनार है, ठीक है। तो जो कुतुब मीनार जो बनवाई, तो ये नहीं है कि कुतुब मीनार किसके नाम पे बनाई गई, तो हम ये कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे बनाई गई होगी, भाई इसी ने इसको बनवाया था, ठीक है। बनवाने की शुरुआत इसी ने की थी, हालांकि इल्तुतमिश के टाइम पे इसका काम पूरा हुआ था। तो लेकिन बनवाया ये जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे ज़रूर बनवाई गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पर इस मीनार का नाम नहीं रखा, इसने जो नाम लिखा था कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे जिसका नाम था कुतुब बिन, ठीक है, कुतुब बिन कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी, ठीक है। कुतुबुद्दीन
बख्तियार अलकाकी। तो ये इसका नाम था। तो इसी के नाम पर जो है 1199 कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया। लेकिन ये जो पूरा हुआ वो 1229 में जाकर पूरा हुआ, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, शुरुआत इसने जरूर करवाई थी, लेकिन वो जो है पूरा नहीं कर सका। तो जो बचा हुआ काम था वो किसने करवाया? वो इल्तुतमिश ने करवाया। तो कहते हैं कि एक बार जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने घोड़े से गिर जाता है। ठीक है, तो जब घोड़े से गिर जाता है तो उसके गिरने के बाद उसके चोट आई और उसके बाद वो जो है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ और वहाँ पे वो मर गया। तो ऐसा करके कुछ रहा। तो उसके बाद जो है उसका निर्माण पूरा नहीं करवा सका और इल्तुतमिश ने उसके बाद उसका जो है निर्माण पूरा करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार का। तो ये चीज़ थी। अब जो है अच्छा, मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और 1206 ईस्वी में एक्चुअली में क्या कहा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी भारत से वापस गजनी जा रहा था तो रास्ते में उसका सामना जाटों से हो जाता है। जाट कौन से जाट? खोखर जाट। ठीक है, तो खोखर जाटों से उसका जो भाई खोखर भी आ सकता है, जाट भी आ सकता है, तो आप दोनों ध्यान रखना, खोखर जाट भी आ सकता है लिखा हुआ। तो इनसे जो है सामना होता है और कश्मीर के अंदर जो है 1206 में खोखर जाटों और मोहम्मद गोरी के बीच भिड़ंत होती है, जिसमें इल्तुतमिश, ठीक है, जिसमें क्या करता है इल्तुतमिश, जो कि मोहम्मद गोरी के साथ था और उसको बचाकर ले जाता है। लेकिन उस दौरान उसको बहुत ही गहरी चोटें आई होती है और मोहम्मद गोरी जो है उससे उबर नहीं पाता और वहाँ पर उसकी कुछ टाइम के बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब मृत्यु हो गई तो अब जो है इनका शासन अलग अलग बट गया। तो अब बट गया तो भाई जो उसके ये थे चारों के चारों गुलाम जो थे मोहम्मद गोरी के, तो इसमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला था गुलाम, जो उसका दामाद भी था, इसको दिल्ली की सल्तनत दे दी गई। ठीक है, दिल्ली का राज्य इसके पास आ गया और जो है यलदौज जो था इसके पास गजनी का साम्राज्य चला गया। और उसके बाद कुबाचा जो है, कुबाचा के पास काबुल और कंधार। ठीक है, काबुल और कंधार, काबुल और कंधार का आ जाता है। और उसके बाद जो है अच्छा बख्तियार खिलजी की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तो इसके पास कुछ भी नहीं रहता। तो दिल्ली का जो साम्राज्य था कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, यलदौज के पास गजनी का और कुबचा के पास काबुल और कंधार का शासन आ जाता है। ठीक है, तो ये था। और उसके बाद जो है चलिए आज हम जो है मोहम्मद गोरी के बारे में बेसिकली देख रहे थे, तो ये हुआ। बाकी हम देखेंगे अगली जो क्लास हमारी रहेगी उसमें हम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।